नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम भारत के भूगोल को देखेंगे जो कि आपका पेपर 2 में होता है। ठीक है, तो जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर देते हैं तो पेपर 2 जो आपका होता है वो भारत के भूगोल से संबंधित होता है। ठीक है, तो भारत का भूगोल जो है पेपर 2 में इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें नंबर कम मिलते हैं, इसलिए जो है बच्चे को इस पे ज़्यादा फोकस देने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा फैक्ट भी आता है। ठीक है, इसलिए जो है क्या मार्क्स कम मिलते हैं। अगर आप फैक्ट नहीं डालेंगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है, इसे और ये भी देखा गया है कि जो लड़का होता है वो साल भर क्या पढ़ता रहता है, पेपर फर्स्ट को ही पढ़ता रहता है और फिर बाद में कंप्लेन ये करता है कि पेपर 2 में जो है हमें नंबर अच्छे नहीं मिले हैं। तो पेपर 2 में अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो उसके लिए आपको क्या है, जो कॉन्सेप्ट आपने पहले पेपर में पढ़े हैं उनका अप्लाई करते हुए यहाँ पे जो है आपको फैक्ट भी यूज़ करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए पेपर 2 में जो है मेनली जो आपका है जो है पहली यूनिट्स में जो है सबसे पहले हम देखेंगे किसको देखेंगे, भारत के जो भौतिक भूगोल हैं। ठीक है, जैसे हमने पेपर फर्स्ट में देखा था विश्व के लेवल पर जो है भौतिक भूगोल को पढ़ा था, अभी यहाँ हम पर्टिकुलर भारत के लेवल यानी भारत के स्तर पर जो है भौतिक भूगोल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम मुख्य रूप से किन को पढ़ेंगे? देखो पहले क्या है, भारत को जो है प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में भारत का जो हिमालय है पर्वत, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। फिर उत्तर में जो वृहत मैदान फैले हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें तटीय मैदान है उसको हम पढ़ेंगे। साथ साथ द्वीप समूह यानी कि मुख्य रूप से जो भारत को जो है निम्न जो है भौतिक भूगोल में बांटा गया है। भौतिक फीचर्स हैं ये, इसके फिजिकल फीचर्स हैं। कौन से? प्रायद्वीप पाया जाता है, हिमालय पर्वत है, मैदान है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो भारत का जो है भूगर्भिक संरचना, भारत की जो भूगर्भिक संरचना यानी कि भारत भूगर्भिक संरचना क्या होती है, इसमें हम दो चीज़ों को देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो है जो कोई भी संरचना यानी कोई भी जो चट्टान है वो बनी है वो कब बनी, यानी हम देखेंगे समय। ठीक है, उसका क्रम देखेंगे कि कौन से समय में वो बनी है। दूसरी बात क्या देखेंगे हम कि किस से बनी है, यानी किस प्रकार की चट्टानें, यानी चट्टानों के प्रकार को हम देखेंगे। तो दूसरा क्या हो गया, इसमें हम पढ़ेंगे चट्टानों के प्रकार, यानी किस प्रकार की चट्टानों से उसका जो संरचना बनी है वो कैसे बनी हुई है। ठीक है, चाहे वो पठार कैसे बना हुआ, चाहे वो हिमालय पर्वत कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे इसमें, उनकी यानी कि संरचना को देखेंगे। ठीक है, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं भौमिकीय क्रम। ठीक है, भौमिकीय क्रम भी बोलते हैं इसको हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो है ये यूपी पीसीएस में 2017 में आया हुआ भी है क्वेश्चन, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो 2019 का मेंस लिखने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक साल छोड़ के आता ही आता है ये। ठीक है, तो देखिए भारत के भूगोल में जो उसका जो फिजिकल फीचर है वो लिमिटेड ही तो है, तो हर साल क्या है एक साल छोड़ के आते ही आते हैं। कभी पठार पूछ लेगा तो कभी पर्वत पूछ लेगा। ठीक है, कभी मैदान पूछ लेगा, इसलिए जो है परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके। ठीक है, और आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए और जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उस हिसाब को आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनकी जो है प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन में कितने वर्ड लिखने हैं, क्या क्या लिखना है, और क्वेश्चन में जो पूछा जाए बस वही लिखिएगा। इधर उधर का लिखेंगे आपका समय बर्बाद होगा और नंबर आपको 0 ही मिलने हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखेगा एग्जामिनर कि आपने लिखा है इसलिए नंबर दे दें। नहीं, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको एग्ज़ाम में जो पूछा गया है आप वही लिख करके आएंगे और इसके अलावा आप कुछ भी लिख के नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसमें देखेंगे उत्पत्ति यानी कि समय कब उत्पत्ति हुई है उनकी, और संरचना यानी किस प्रकार की चट्टानें बनी हुई हैं। ठीक है, तो देखिए जो भारत का जो स्केल है, जो भारतीय स्केल है, ठीक है, जो टाइम पीरियड उसका है भारतीय स्केल में, तो सबसे जो पहली जो पुरानी चट्टानें हैं उनको नाम क्या दिया गया, आर्कियन। तो पहली चट्टान क्या हो गई, आर्कियन हो गई। ठीक है, या फिर इनको दूसरा नाम क्या इनको बोलते हैं, आद्य। आद्य का मतलब क्या होता है, जो पुराना होता है। ठीक है, आर्कियन चट्टान हो गया, यानी आर्कियन ग्रुप, आर्कियन समूह भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इनको क्या है दो भागों में बांट सकते हैं। इनका पहला भाग का नाम क्या है, एक आपका है
आर्कियन, पहला भाग का नाम इसका आर्कियन ही रखा गया है। ठीक है, आर्कियन समूह को हमने दो भागों में बांटा। पहले का नाम क्या रखा, आर्कियन। फिर दूसरे का नाम क्या रखा हमने, धारवाड़, धारवाड़। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी आती है, इसके बाद आती है आपकी पुराण चट्टान, यानी पुराण समूह। दूसरा समूह कौन सा आपका है, पुराण। तो पुराण समूह को भी हम फिर दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग क्या आपका है, कुड़प्पा। ठीक है, कुड़प्पा है ये। और जो दूसरा समूह है उसका नाम क्या है, विंध्यन, विंध्यन। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर इसके ऊपर जो आती हैं, ठीक है, यानी कि 600 मिलियन वर्ष के ऊपर, 600 मिलियन वर्ष है ये, मिलियन ईयर्स, 600 मिलियन वर्ष के ऊपर जो है द्रविड़ आती है, द्रविड़ समूह। ठीक है, द्रविड़। फिर द्रविड़ सभी के यानी कि ये चलेगा आपका 235 मिलियन वर्ष। आपको याद तो रहने वाला है नहीं ये सब टाइम पीरियड, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता दे रहे हैं। यानी 600 से लेकर के 235 मिलियन ईयर तक जो है वो द्रविड़ समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और फिर द्रविड़ समूह के जो बाहर का यानी कि उसके बाद के समय की जो चट्टानें हैं, यानी आज तक की जो चट्टानें हैं, उनका नाम क्या है, आर्यन। आर्यन का मतलब ही होता है नया, नवीन। ठीक है, तो आर्यन समूह। तो आपको इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तो आसानी से आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसे लिखा ही है, नाम से स्पष्ट है कि ये, इससे ये स्पष्ट हो रहा है आर्यन। आर्यन का मतलब होता है नवीन। ठीक है, तो 235 मिलियन वर्ष से लेकर के आज तक का जो टाइम पीरियड है, यानी कि वर्तमान तक, यानी कि ये वर्तमान तक जो है क्या कहलाएगा आपका, आर्यन समूह। तो आपने देख लिया जो भारतीय स्केल में जो है हमने चट्टानों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है। एक तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हो गई, या फिर आर्कियन समूह बोल सकते हैं। दूसरा पुराण समूह हो गया, तीसरा द्रविड़ समूह हो गया, और चौथा आर्यन समूह हो गया। तो आपको ये क्रम याद होनी चाहिए, तभी तो आप अपना आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो फैक्ट है, तो फैक्ट में आपको चीज़ों को याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आर्कियन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। आर्यन, आर्कियन मतलब धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, द्रविड़, आर्यन समूह। अगर आपसे कोई पूछे कि इनका सही क्रम बताइए सबसे पुरानी से सबसे नवीन, तो सबसे पुरानी कौन सी है, आर्कियन। उसके बाद नंबर 2 पे आएगी धारवाड़ आएगी, फिर कुड़प्पा आएगी, फिर विंध्यन आएगी, फिर द्रविड़ आएगी, फिर आर्यन आएगी। इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्रम को। तो हमने यहाँ पे क्रम तो देख लिया, यानी समय को देख लिया हमने। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि जो संरचना है वो कैसे बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए लिखते कैसे हैं, अपना एक नोट जरूर तैयार करके रखिएगा इस पे अपना एक। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन युग को, ठीक है, जो प्री कैम्ब्रियन युग है, युग को दो महाकल्पों में बांटा जाता है। यानी कि दो मुख्य रूप से, यानी जो हमने ये देखा था अभी आर्कियन और जो आपका जो पुराण है, तो ये जो 600 से लेकर के, इसका टाइम पीरियड क्या है, 600 मिलियन ईयर से लेकर के 4500 मिलियन ईयर के बीच का समय था ये। ठीक है, यानी आर्कियन हो गई है आपकी, आर्कियन, और ये होगी पुराण उसके ऊपर। तो इन दोनों के बीच का टाइम पीरियड क्या है, यानी 4500 मिलियन ईयर से लेकर के 600 मिलियन ईयर्स जो है, इस पूरे जो समय पीरियड को क्या बोलते हैं, ये महाकल्प में अगर हम देखते हैं, महाकल्प। ठीक है, महाकल्प में अगर देखेंगे इसको, तो इसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन एरा या फिर युद्ध। तो प्री कैम्ब्रियन युग हो गया। ठीक है, ये भारतीय स्केल पे इसको हम जब डिवाइड करते हैं, भारतीय स्केल, इंडियन स्केल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो भारतीय स्केल पर हम करते हैं आर्कियन करते हैं, फिर पुराण करते हैं, फिर द्रविड़ आएगा, फिर आर्यन आएगा, ऐसे। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन युग जो है उसी के ही उपभाग है, कहने का मतलब। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन के ही हम दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे बड़े बड़े स्तर पे हमने डिवाइड किया, यहाँ पे छोटे छोटे स्तर पे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, तो प्री क्या लिखा हो, प्री कैम्ब्रियन युग है जो, उसको दो महाकल्पों में बांटा जाता है। पहला युग है वो क्या है, महाकल्प का युग है वो आर्कियन है। दूसरे का नाम क्या है, पुराण है, अभी हमने देख लिया। फिर इन्हें पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं वो भारत की क्या है, प्राचीनतम चट्टानें हैं। तो यहाँ से जो फैक्ट निकलता जाएगा वो याद करते रहेंगे आप कि सबसे पुरानी चट्टान कहाँ है, कौन सी पाई जाती है, वो प्राचीनतम है, आर्कियन। ठीक है,
कि पीटी के लिए भी आप फैक्ट हो गया आपके लिए, ठीक है। फिर ये जो है भारतीय प्रायद्वीप के, जो भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तो आपको पता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। ये जैसे आपका ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना पूरा ये सब, ठीक है। ये तो ये जो आपका जो क्षेत्र आता है, ये जो मैदान इधर हो गया आपका, इधर मैदान है भारत में, देखेंगे आप मैप में, ठीक है। अब मैदान के जो दक्षिण में क्या मिलता है, प्रायद्वीपीय भारत मिलता है। ये किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। तो जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसका 2/3 भाग, ठीक है, उसके 2/3 भाग पर क्या फैला हुआ है, वो आर्कियन क्रम की चट्टान फैली हुई है, ठीक है। तो आपको ये सब अपने आंसर में लिखना पड़ेगा, अब वरना अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलने वाले आपको हैं, ठीक है। फिर इनमें मुख्यतः क्या है, ग्रेनाइट, यानी किससे बना हुआ है, तो ग्रेनाइट से बना हुआ है। नीस चट्टानों के नाम है ना, ये सब आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा जीएस वगैरह में भी। तो ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, सिस्ट हो गया, इत्यादि चट्टानों की है क्या प्रधानता पाई जाती है, यानी इन्हीं से मुख्य रूप से क्या है बनी है, ठीक है। आर्कियन समूह के चट्टानों को 2 मुख्य क्रमों में विभाजित किया जाता है। तो यानी कि हम आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग हमने क्या देखा था अभी कि आर्कियन क्रम, और दूसरा भाग क्या हमने देखा था, दूसरा भाग था आपका धारवाड़, ठीक है। तो वही लिखा हुआ आपका आर्कियन क्रम। अब देखिए आर्कियन क्रम में क्या लिखेंगे हम, आर्कियन क्रम में जो हम लिखेंगे, आर्कियन क्रम से अभिप्राय है सर्वाधिक प्राचीन, तो हमने बता दिया आपको है, आर्कियन का मतलब होता है प्राचीन या फिर आद्य, ठीक है। फिर भारत में जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 क्षेत्र में फैली, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके भाग में 2/3 क्षेत्र पर जो है फैला हुआ है ये, ठीक है। इनका विस्तार जो है कर्नाटक हो गया, साथ ही में आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी जो राजस्थान का एरिया है जो है उसके दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ है। फिर ये चट्टानें जो है मुख्यतः किससे बनी है, ग्रेनाइट है, नीस है, सिस्ट से हैं, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो उसमें क्या है, नीस की प्रधानता पाई जाती है, वहाँ पे प्रधान रूप से यानी अधिक रूप से जो है नीस का वितरण है, यानी कि नीस पाई जाती है। ये चट्टानें जो है जीवाश्म रहित हैं, क्योंकि उस समय क्या है जीवन की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, यानी कि ये एक ऐसी चट्टानें हैं अजैविक है। अजैविक कौन सी होती हैं, जिस समय जो है जीवन की उत्पत्ति, यानी ना तो पेड़ पौधे थे उस समय, ना ही जो है जीव जंतु थे, तो यानी कि जीवन की उत्पत्ति नहीं हो पाई थी। तो आर्कियन क्रम में जो है जीवाश्म नहीं मिलेंगे, क्योंकि जीवन ही नहीं तो जीवाश्म कहाँ से आएगा फिर, ठीक है। चलिए ये हमने देख लिया, मुख्य रूप से आर्कियन को देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, धारवाड़ क्रम की, सेकंड नंबर की क्या थी आपकी चट्टान का नाम, धारवाड़ थी ना, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान को देखेंगे। तो यह भारत की सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है। सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान की बात करेगा तो कौन है, धारवाड़ है, ठीक है। जो बाद में जो है अंतर्जात बलों के द्वारा, तो अंतर्जात जो बल होते हैं उनके द्वारा जो है क्या, अंतर्जात बलों में क्या आएंगे, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, वो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी से संबंधित जो अंतर्जात बल होते हैं उनसे क्या होगा, रूपांतरित हो गया, यानी कि वो परिवर्तित हो गई हैं, ठीक है। अवसादी चट्टानें थी लेकिन क्या हो, ताकत लगने यानी बल लगने से अंतर्जात बलों के कारण क्या है, ये क्या हो गया, रूपांतरित हो गया, यानी कि बदल गई वो, ठीक है। इन चट्टानों का जो विस्तार है कर्नाटक हो गया, कहाँ कहाँ फैली हुई हैं, कर्नाटक के धारवाड़ एरिया, तो वहाँ पे धारवाड़ जगह पे जो पाई जाती हैं, इसीलिए इनका नाम ही रख दिया गया क्या, धारवाड़ चट्टानें, ठीक है। तो धारवाड़ तथा बेलारी जिले, तो वहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं कर्नाटक में, धारवाड़ और बेलारी, वहाँ पे ये पाई जाती हैं मुख्य रूप से, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के जो बालाघाट का एरिया है, बालाघाट, छिंदवाड़ा है वहाँ पर, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र के फिर नागपुर भंडारा में, तो नागपुर भंडारा महाराष्ट्र में पाया जाता है ये, ठीक है, जगह है। फिर झारखंड है, उड़ीसा है तथा अरावली की पहाड़ियों में चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। यानी इनका वितरण यहाँ यहाँ पाया जाता है। और यह कैसी चट्टान है, ये भी जो है जीवाश्म रहित हैं, क्यों, क्योंकि उस समय जो है जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो यह भी क्या है, जीवाश्म रहित हैं। इनका जो आर्थिक महत्व सर्वाधिक है, इनका यानी आर्थिक महत्व यानी क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इन चट्टानों में खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, जैसे सोना हो गया,
और लोहा हो गया, बॉक्साइट हो गया, इस तरह के जो खनिज होते हैं ये खनिज प्रधान चट्टानें हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है खनिज प्रधान होगा तो क्या इनका आर्थिक महत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, भारत का जो 85% जो है धातु खनिज, जो धातु खनिज यानी मेटल ओर है वो कहाँ है, 85% जो है इसी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, यानी कि धारवाड़ वाले इलाके में। तो आपने देखा भी होगा जितनी भी लोहे से संबंधित जो है माइनिंग यानी खानें होती हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में स्थापित हैं। ठीक है, पाई जाती हैं। इनमें जो है लोहा है, मैग्नीशियम है, अभ्रक है, कोबाल्ट है, तांबा है, टंगस्टन है व सोना इत्यादि पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने देख लिया कि धारवाड़ जो चट्टानें हैं और आर्कियन क्रम की चट्टानों को देख लिया। ये किस समूह की हैं, आर्कियन समूह की चट्टानें हैं मुख्य रूप से। अब हम अगला देखेंगे क्या, पुराण समूह, क्योंकि इसके बाद किसका नंबर आता है, पुराण समूह। ठीक है, तो हम टाइम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कौन सी पुरानी है सबसे, कौन सी उससे नई है। तो पुराण समूह की बात करें तो पुराण समूह की चट्टानें लगभग जो है क्या 600 मिलियन से लेकर के 1400 मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित हुई, यानी कि इतनी पुरानी है। इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा आपका, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो कुड़प्पा क्रम नाम से स्पष्ट है कि ये पर्टिकुलर किसी स्थान के नाम पर ही रखा गया है। तो ये कहाँ है स्थान पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट है, कुड़प्पा जिला। ठीक है, तो इन चट्टानों का नाम जो है आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के आधार पर किया गया, जहाँ इनकी पहचान जो है सबसे पहले की गई थी। ठीक है, यहाँ यह अर्धचंद्राकार द्रोणी यानी कि अर्धचंद्राकार द्रोणी में पाई जाती है। द्रोणी का मतलब बेसिन होता है। ठीक है, यह प्राचीन अवसादी चट्टानें, तो ये भी कैसी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है, इनकी मोटाई की बात करते हैं तो 6100 मीटर की है तथा कुछ भागों में इनका जो है रूपांतरण भी हुआ है, क्योंकि अंतर्जात बलों के प्रभाव में क्या है इनका रूपांतरण हो गया है। ठीक है, इस प्रक्रम में जो है क्वार्टजाइट हो गया, सेल हो गया, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया इत्यादि पाई जाती है। यानी इस क्रम में मुख्य रूप से ये चट्टानें पाई जाती हैं। कौन से, क्वार्टजाइट हो गया, सेल है, चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है इत्यादि। ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को जो है 4 प्रमुख उपक्रमों में विभाजित किया जाता है। यानी कि जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं उनको हम मुख्य रूप से जो है 4 उपभागों में जो है इनको डिवाइड कर लेते हैं। पहला क्या आपका है, ये है किस्तना उपक्रम। ठीक है, तो पहला उपक्रम क्या है, किस्तना उपक्रम। दूसरा क्या है, नल्ला मलाई। ठीक है, तीसरा क्या है, चेयार। ठीक है, और चौथा क्या है, पापाघनी उपक्रम। ठीक है, तो नल्ला मलाई उपक्रम, चेयार उपक्रम, पापाघनी उपक्रम, ये क्या हो गए, इसके उपभाग हो गए। और इनकी विशेषता क्या है, इनकी विशेषता ये है यहाँ पे मुख्य रूप से जो है क्वार्टजाइट और स्लेट पाया जाता है। ठीक है, तो चट्टान किस प्रकार की पाई जाती है, क्वार्टजाइट और स्लेट। फिर कुड़प्पा चट्टानें जो है जीवहीन व जीवाश्म रहित हैं। ठीक है, जीवहीन यानी इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यद्यपि किंतु उस समय जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी, लेकिन यानी कि उस समय जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हो चुकी थी, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर, लेकिन जो है इनमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनका आर्थिक महत्व क्या है कि यहाँ पे लोहा मिलता है, मैग्नीशियम है, निकिल है, कोबाल्ट है इत्यादि भी इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगला जो आपका क्रम कौन सा है, वो हो जाता है विंध्यन। ठीक है, तो हमने देखा पुराण को 2 भागों में बांटते हैं। तो पहला भाग हमने देख लिया क्या, कुड़प्पा देख लिया। अब कुड़प्पा के ऊपर जो कौन सी पाई जाएगी चट्टान, विंध्यन क्रम की, यानी कुड़प्पा से नई जो होगी कौन सी होगी, विंध्यन होगी। ठीक है, तो विंध्यन क्रम को हम देख लेंगे। इनका नाम जो है विंध्यन पहाड़ियों पर रखा गया, यानी कि विंध्यन पहाड़ियाँ जो हैं उनके नाम पर रखा गया, क्योंकि उसी क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। ठीक है, इनका विस्तार जो है विंध्यन क्षेत्र में पाया जाता है। ये अवसादी चट्टानें, तो कैसी चट्टानें हैं, ये अवसादी चट्टानें हैं। इनमें प्रमुख रूप से कौन सी हैं, चूना पत्थर मिलेगा, कोंग्लोमरेट मिलेगा, सेल है, बलुआ पत्थर है। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें क्या हैं, जीवाश्म रहित हैं, ये भी जो है जीवाश्म रहित हैं। आर्थिक महत्व की बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्य रूप से क्या मिलता है, बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं व सजावटी पत्थर। ठीक है, आपने सुना भी होगा मध्य प्रदेश में पन्ना की खानें मिलती हैं। ठीक है, तो पन्ना एवं गोलकुंडा की जो प्रसिद्ध खानें हैं इसी प्रकार की चट्टानों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला हमारा यहाँ से कि जो हमने देख लिया, हमने देखा आर्कियन समूह देख लिया, पुराण समूह देख लिया। ठीक है, तो आर्कियन और पुराण समूह हमने देखा क्या है, ये मुख्य रूप से जो है
कहाँ फैली हुई हैं? प्रायद्वीपीय भारत में फैली हुई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है मुख्यतः किससे हुआ है? आर्कियन समूह तथा पुराण समूह की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो प्रायद्वीप के अधिकतर भाग पे ये फैली हुई है। ठीक है, ये हमने यहाँ से कंक्लूजन देख लिया। अब चलिए मैप में देख लेते हैं। ठीक है, तो मैप में हम देख लेते हैं पहले जो है सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? आपकी आर्कियन। आर्कियन सेल है ये। अब आर्कियन सेल देखिए कहाँ कहाँ भारत में पाई जाती है। तो मुख्य रूप से कहाँ? ये दक्षिण के भारत में यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, फिर दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती है। यहाँ वो झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ पे पाई जाती है मुख्य रूप से। ठीक है, मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, ये राजस्थान और गुजरात का थोड़ा एरिया हो गया दक्षिण पूर्वी हिस्से में राजस्थान के। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा पाया जाता है, ये भी तो आपका मेघालय वगैरह जो क्षेत्र है ये भी क्या है? पठार का यानी प्रायद्वीपीय पठार का ही ये भाग है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि टूट के ये अलग हो जाता है, इसीलिए जो है पठार से ये अलग हो गया है, लेकिन ये पठार का ही भाग रहा है पहले समय में। ठीक है, तो ये वाला ये पूरा क्षेत्र तो हमने देख लिया। आर्कियन सेल कहाँ कहाँ मिलती है? यहाँ पे मिलती है। फिर सेकंड नंबर की धारवाड़ सेल आती है। धारवाड़ सेल कहाँ कहाँ अवेलेबल है? तो मुख्य रूप से जो कर्नाटक का जो धारवाड़ और बेलारी का क्षेत्र है वहाँ मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र और उड़ीसा के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है थोड़ा झारखंड के क्षेत्र में। इसके अलावा झारखंड के अलावा फिर गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ पर ये महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे पाया जाता है। ठीक है, ये देख लिया हमने। फिर देख लेते हैं कि आपकी अगली जो सेल थी कुड़प्पा सेल थी। तो कुड़प्पा सेल कहाँ मुख्य रूप से विस्तारित है? तो कुड़प्पा सेल जो है आपका मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? यहाँ पे आपका हो गया आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अर्धचंद्राकार के रूप में है ना, ये अर्धचंद्राकार के रूप में। ठीक है, तो अर्धचंद्राकार द्रोणी में ये पाया जाता है मुख्य रूप से। इसके अलावा जो है इस क्षेत्र में आपका छत्तीसगढ़ के ये क्षेत्र में पाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये क्षेत्र हो गया आपके। अगला हम देख लेते हैं विंध्य सेल, यानी विंध्य सेल कहाँ मिलेगा? तो जाहिर सी बात है विंध्य पर्वत कहाँ पे है आपके? मध्य प्रदेश में ये है, फैला हुआ यहाँ पर है। तो उसी क्षेत्र में जो है विंध्य सेल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, हमने देख लिया इसको। ठीक है, अब देख लेंगे हम अगली जो समूह क्या हो गया वो द्रविड़ क्रम, यानी कि उसके ऊपर की क्रम। तो द्रविड़ क्रम को हम देख लेते हैं। अब द्रविड़ क्रम जो कहाँ मुख्य रूप से मिलता है? तो पहले चाहें तो हम एक बार देख लेते हैं मैप से। तो मैप से हम निहार लेते हैं कि वो चीज़ें कहाँ पे पाई जाती हैं। तो इससे क्या होगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैप में देखिए आप, ये रहा मैप आपका। ठीक है, मैप में आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पे गोंडवाना सेल है। ठीक है, गोंडवाना सेल कहाँ मिलेगा? इस क्षेत्र में मिलता है आपका। ये क्षेत्र आपका यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, दक्कन ट्रैप की बात करते हैं। दक्कन ट्रैप आपको पता है कहाँ पे पाया जाता है? तो यहाँ पे फैला हुआ है, वो पूरा यहाँ पे पूरा फैला हुआ है ये। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं टर्सरी सेल। टर्सरी जहाँ पे हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र, ये टर्सरी क्षेत्र हो गया। ये हिमालय के चाप के साथ मिलेगा, जहाँ जहाँ हिमालय पर्वत होंगे वहीं पे ये आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर अभिनूतन या अभिनव सेल, यानी कि जो आर्यन हो गया, आर्यन समूह हो गया ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल नया है, अभिनूतन बोलते हैं इसको हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा? तो ये जो आपका जो क्षेत्र है यहाँ पे ये पूरा दिखाया हुआ मैप में जो है तटीय क्षेत्र, यानी कि जो पूर्वी तटीय मैदान है आपका वो यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, इसके साथ जो पश्चिमी तटीय मैदान है वहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, इसके साथ जो मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि मैदान सबसे बाद में बने हुए हैं। ठीक है, ये मैदान हो गया, ये ब्रह्मपुत्रा का मैदान हो गया, ये आपका सिंध और क्या बोलते हैं गंगा का मैदान हो गया। ठीक है, ये सारा मैदान सतलुज नदी वगैरह इसी क्षेत्र में पंजाब वगैरह में बहती हैं। ठीक है, तो उसका मैदान हो गया ये। तो ये पूरा क्या है आपका, किस तरह की है चट्टानें? ये आर्यन है, यानी कि नई है, अभिनूतन है, या फिर अभिनव बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ पर मुख्य रूप से। चलिए अब हम इसमें लिखेंगे कैसे, इसको देख लेते हैं। तो हमने मैप में एक बार देख लिया है, तो हमको पता हो गया है कि कौन सी चट्टान कहाँ पे मिलेगी मुख्य रूप से। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी। और ज्योग्राफी को हमेशा मैप से करने का प्रयास रखिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, चलिए द्रविड़ क्रम को देख लेते हैं। अब द्रविड़ क्रम को, तो ये भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के जो, यानी कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के
आंतरिक भागों में, यानी कि उसका अंदर भीतर के भागों में पाई जाती है। ठीक है, तो उसको हम किस में शामिल करते हैं, द्रविड़ क्रम की चट्टानों में शामिल करते हैं। ठीक है, इनका संबंध जो है कब से कब तक है, तो 300 से लेकर 600 मिलियन वर्ष पूर्व। तो टाइम पीरियड क्या है, 300 से लेकर 600 मिलियन वर्ष पूर्व की चट्टानों से है। यह मुख्यतः क्या है, कश्मीर के बारामूला, अनंतनाग जिलों एवं पीर पंजाल क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो आपको नाम अपने याद रखने हैं इसको कि कहाँ कहाँ मिलती है। मुख्य रूप से कश्मीर में है, एक जगह है बारामूला डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और पीर पंजाल का जो क्षेत्र है, पीर पंजाल रेंज है, उसी की बात हो रही है। ठीक है, फिर हिमालय प्रदेश में स्थित घाटी क्षेत्र तथा उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में इनका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इनमें चट्टानें मुख्यतः कौन सी पाई जाती हैं, सेल, बलुआ पत्थर, ठीक है, स्लेट हो गया, चीका हो गया, चूना पत्थर हो गया तथा क्वार्टजाइट पाया जाता है। ठीक है, फिर अगली कौन सी आपकी, आर्य समूह, जो यानी नया है। ठीक है, आर्य समूह, तो इनका विस्तार कहाँ है, ऊपरी कार्बोनिफेरस काल में, ऊपरी कार्बोनिफेरस काल में से वर्तमान तक, यानी कि कार्बोनिफेरस काल से लेकर, यानी अपर कार्बोनिफेरस एरा से लेकर के अभी तक, यानी वर्तमान तक। ठीक है, इनका समय टाइम पीरियड है। इनमें जो है अनेक क्रम पाए जाते हैं। ठीक है, अनेक क्रम यानी इनके उपभाग कर सकते हैं कहने का मतलब। ठीक है, और जिनमें जो है सर्वप्रथम गोंडवाना क्रम है। तो अभी हमने देखा था मैप में, गोंडवाना क्रम को हमने अभी देखा था। तो गोंडवाना क्रम को हमने देखा कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है वो। ठीक है, यह प्रायद्वीपीय द्रोणी का, यानी द्रोणी मतलब बेसिन होता है, बेसिन। ठीक है, जो निचला हिस्सा होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है आकर के, उसी को क्या बोलते हैं, बेसिन। ठीक है, तो यही लिखा हुआ, यह प्रायद्वीपीय द्रोणी का बेसिन में परतदार अवसादी शिलाओं के रूप में पाई जाती है। ठीक है, भारत का जो 98% कोयला है, तो बहुत बार पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो 98% जो है कोयला कहाँ पाया जाता है, तो गोंडवाना में पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। ठीक है, तो यही लिखा हुआ, भारत का जो 98% कोयला है इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है मुख्यतः जो है देश के 4 भागों में पाई जाती हैं। अब जो नदी घाटी क्षेत्र है वहाँ ही मिलेगा मुख्य रूप से। तो पहला क्या होगा, छोटा नागपुर और दामोदर घाटी क्षेत्र। ठीक है, दूसरा क्या है, महानदी घाटी क्षेत्र। तो महानदी का जो घाटी क्षेत्र, घाटी मतलब गहरा निचला हिस्सा। ठीक है, फिर गोदावरी, वेनगंगा, वर्धा घाटी क्षेत्र हो गया। अगला क्या है, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, कश्मीर और उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र इसके अंदर शामिल होता है। तो यानी जो यानी कि बेसिन एरिया होता है ना, बेसिन एरिया में ही जो है मुख्य रूप से जो है कोयला पाया जाता है। और चट्टाने का क्रम कौन सा है, गोंडवाना क्रम की जो चट्टाने हैं उसमें ही मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है, जो अच्छी क्वालिटी का कोयला भारत में होता है। 98% जो कुल भारत में कोयला पाया जाता है उसका 98% कोयला जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। गोंडवाना क्रम का मतलब यानी उस समय जो बनी हुई चट्टानें हैं उस क्रम की। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, अगला है दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप जो भारत में जो है प्रायद्वीपीय भारत जो आपका है, वहाँ पर एक क्या है, बेसाल्ट लावा की जो है एक मोटी लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप, जो कहाँ मुख्य रूप से फैली हुई है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। इसमें उत्तरी कर्नाटक भी है, कुछ भाग जो है मध्य प्रदेश की बात है, और कुछ भाग जो है राजस्थान का भी आता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र में ये फैला हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ, तो दक्कन ट्रैप जो है क्रिटेशियस युग में, तो आपको युग का नाम याद रहना चाहिए। देखो कार्बोनिफेरस में क्या बना, कार्बन, यानी कि ऐसे याद कर लो, कार्बन से कोयला, क्योंकि कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है, तो उसी से याद कर लो, कार्बोनिफेरस मतलब कोयला। कार्बोनिफेरस युग में क्या बना, कोयला बना। और क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग में क्या बना आपका, दक्कन ट्रैप बना। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, क्रिटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत में जो है बड़े पैमाने पर क्या हुआ, दरार उत्भेदन से। ठीक है, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार हुआ दरार के माध्यम से, यानी कि दरार आ गई धरती में और अंदर से क्या निकला, ज्वालामुखी से निकलने वाला क्या निकला, मैग्मा, यानी लावा फैल गया उसके ऊपर। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, बड़े पैमाने पर जो है दरार उत्भेदन से बेसाल्ट लावा। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसाल्ट, जो अंदर से लावा निकलता है उसको बोलते हैं बेसाल्ट लावा। ठीक है, सोपानिक रूप में जो है जमा हुआ। सोपानिक रूप का मतलब सीढ़ीदार, ऐसे सीढ़ीदार, ये तो इसको बोलते हैं सोपानिक रूप। ठीक है,
इसका विस्तार जो है 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर है। तो आपको इसका एरिया आपको पता होना चाहिए, जो दक्कन ट्रैप है वो कितने बड़े भाग में फैला हुआ है, तो 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर ये फैला हुआ है। ठीक है, इसे 3 मुख्य खंडों में विभाजित किया जाता है, यानी कि दक्कन ट्रैप है उसको हम जो है मोटाई के आधार पर जो है, क्योंकि ये देखिए जो दरारी उद्भेदन हुआ था ये 3 समय में हुआ था, यानी एक साथ ना होकर के अलग अलग समय में यानी हुआ। जैसे पहले मान लो दरारी उद्भेदन हुआ और एक बेसाल्ट के लावा की परत जो है धरातल के ऊपर बन गई। ठीक है, कुछ समय के बाद फिर जो है एक दूसरी उद्गार हुआ तो फिर बन गया, फिर कुछ समय के बाद फिर उद्गार हुआ, तो ऐसे क्या हुआ, एक लेयर बन गई ना परतदार। ठीक है, तो यही है, इनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, निचला ट्रैप। निचला ट्रैप जो सबसे नीचे, कहने का मतलब, ठीक है, ये धरातल हो गया नीचे वाला, ये अर्थ हो गई ना, अर्थ का ऊपरी चट्टान है ना, ऊपरी सतह है, मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह है, तो धरातल में नीचे से उद्गार हुआ ऐसे। ठीक है, तो उद्गार होने से क्या हुआ, एक मोटी सी परत बन गई, इसको क्या बोलेंगे हम, निचला ट्रैप, क्योंकि नीचे है सबसे दब गया ना। फिर इसके ऊपर क्या आएगा, इसकी मोटाई कितनी है, इसमें लावा की जो परत है उसकी मोटाई 150 मीटर है। ठीक है, तो अगर आप अपने आंसर में ये लिख करके आएंगे, चित्र बना करके आएंगे, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, फिर मध्यवर्ती ट्रैप है, इसकी औसत ऊंचाई क्या है, 1200 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर, तो यानी कि 1200 मीटर हो गया। फिर तीसरी कौन सी, ऊपरी ट्रैप, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर है, तो ये 450 मीटर हो गया। तो हम अगर आपसे ये पूछें कि सबसे पुरानी चट्टान कौन सी होगी, तो सबसे जो नीची होगी सबसे पुरानी होगी, और सबसे ऊपर होगी वो सबसे नई होगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब वही आगे लिखा हुआ है कि जो है दक्कन ट्रैप का जो बेसाल्ट है उसका उपयोग क्या है, सड़क एवं मकान के निर्माण में किया जाता है। यानी जो बेसाल्ट लावा है, यानी कि उसका निर्माण क्या है, सड़क बनाने में होता है, मकान के निर्माण में बजरी वगैरह चाहिए होती है, और जो बिल्डिंग मटेरियल चाहिए होता है वो उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, बेसाल्ट लावा के विखंडन से, यानी कि टूटने फीटने से और वियोजन से, ठीक है, भारत की काली मिट्टी का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। तो यानी कि जो बेसाल्ट लावा की जो चट्टान थी उसके विखंडन व वियोजन से ही भारत की काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका क्या है, टर्शरी युग। ठीक है, टर्शरी, तो टर्शरी का मतलब तीसरा होता है, 3, टर्शरी का मतलब क्या होता है, 3। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको टर्शरी। तो तृतीय युग, ठीक है, तृतीय युग में जो भारत में क्या है, अल्पाइन पर्वत निर्माण हलचल के दौरान भारतीय व यूरेशियन प्लेट के अभिसार से क्या हुआ, तेथिज सागर पर संपीड़न बल पड़ा, जिससे क्या है, वलित पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की। ठीक है, तो आपको पता है, मान लो ये यूरेशियन प्लेट थी, यहाँ से जो है प्रायद्वीपीय जो भारत है, ठीक है, वो क्या है, इधर की मूव कर रहा था, बीच में क्या था, तेथिज सागर था, तेथिज भूसन्नति थी यहाँ पे। ठीक है, तेथिज सागर। अब क्या होगा, इधर बढ़ेगा तो जो इसके बीच में जो मलबा था, यानी कि जो भूसन्नति थी, ठीक है, तो उस पर क्या होगा, दबाव पड़ेगा, तो दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, ये आगे बढ़ करके जब जैसे से दबाव डालेगा तो पर्वत का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी हिमालय रेंज जो है बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हिमालय रेंज बननेगी, तो इसी से ही ये किस टाइम पे बनी थी, इसका नाम क्या है, इस समय का नाम हमने दिया क्या, टर्शरी युग, तृतीय युग। ठीक है, टर्शरी एरा या फिर टर्शरी युग भी बोलते हैं। तो टर्शरी युग में जो बना था, क्या बना था, हिमालय युग। ठीक है, और इसको बोलते हैं कि अल्पाइन पर्वत निर्माण हलचल बोलते हैं। ठीक है, इस हलचल को, यानी जो ये बल लगा था ये। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए ये हुआ, हिमालय में जो मुख्यतः 3 समांतर श्रेणियां विकसित हुई इससे, जो बल लगा है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हिमालय में जो है मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियां बन गई, यानी ऐसे बन गई, ये बन गया, एक रेंज ये बन गई, और एक रेंज ये बन गई। पहले वाले का नाम क्या है, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, इसका नाम दूसरा क्या होगा, वृहत हिमालय, हिंदी में बोलेंगे क्या, वृहत हिमालय। दूसरे का क्या बोलेंगे, मध्य हिमालय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेसर हिमालय। और तीसरा क्या आपका, शिवालिक। तो 3 तरह की रेंज बनी गई है, और तीनों ही अलग अलग टाइम पीरियड में बनी है, क्योंकि जो बल लगा है, फोर्स लगा है, वो धीरे धीरे लगा है ना, एक साथ थोड़ा लग गया करके। ठीक है, तो धीरे धीरे बल लगता गया, और अलग अलग समय में जो है अलग अलग जो है पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हमको देखना पड़ेगा कि हिमालय जो बना है, तो ग्रेट हिमालय कब बना, मध्य हिमालय कब बना, शिवालिक हिमालय कब बना। ठीक है,
तो वही लिखा हुआ है, जो मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियां विकसित हुई। पहला आपका क्या है, ग्रेटर हिमालय का निर्माण जो है क्रिटेशियस युग में, तो याद कब कर लेंगे, क्रिटेशियस युग, ठीक है। क्रिटेशियस युग से क्या हुआ, प्रारंभ हुआ और ओलिगोसीन युग तक चला, यानी कि अगर हम पूछे आपसे कि ग्रेटर हिमालय का निर्माण कब से कब तक हुआ, तो क्रिटेशियस युग से प्रारंभ होकर के ओलिगोसीन युग तक उसका निर्माण कार्य चलता रहा, ठीक है। फिर मध्य हिमालय आया, उसकी उत्पत्ति बारी, तो मध्य हिमालय की उत्पत्ति जो है मायोसीन युग, तो युग का नाम क्या है, मायोसीन युग में हुई, ठीक है। और शिवालिक हिमालय का जो निर्माण कब हुआ, वो प्लायोप्लिस्टोसीन युग में हुआ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि शिवालिक हिमालय का निर्माण कब हुआ, तो प्लायोप्लिस्टोसीन युग में हुआ, ठीक है। शिवालिक के निर्माण के समय, जब शिवालिक बन रहा था उस समय जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है का पुनः उत्थान हुआ, यानी कि उस पर फिर से जो है उत्थान में ऊपर की ओर उठा वो, ठीक है। हिमालय के निर्माण के साथ साथ जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी उत्पत्ति हुई, यानी कि जब हिमालय पर्वत बन रहा था उसी समय जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी उत्पत्ति हुई, क्योंकि आपको पता है यह हिमालय जो दिख रहा है ये जो आपका बंगाल की खाड़ी में जो पानी भरा हुआ है, तो अगर पानी का अंदर जब जाएंगे आप इसके नीचे धरातल पर, तो आपको दिखाई देगा कि जो हिमालय पर्वत का जो विस्तार ही है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि पानी के ऊपर निकल आया है, ठीक है। तो वो उसी का भाग है, हिमालय पर्वत का ही भाग है वो, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या आपका है, जो प्लीस्टोसीन युग था, प्लीस्टोसीन काल जो हुआ है, ठीक है। तो प्लीस्टोसीन काल में जो है 4 हिमयुग आए हैं उस समय, हिमयुग, ठीक है। तो प्लीस्टोसीन काल में जो है 4 हिमयुग आए हैं। पहला नाम है गुंज, मिंडल दूसरा है, और तीसरा है रिस है, और चौथा है वर्म, यानी कि ये हिमयुग के नाम हैं। हिमयुग का मतलब क्या हुआ, जो पूरी पृथ्वी क्या है ठंडी होकर के उसका जो जल है वो बर्फ के रूप में जम गया था, समझ गए, उसे ही क्या बोलते हैं, हिमयुग। इस दौरान जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र क्या हुआ, हिमानीकरण के प्रभाव में, यानी कि पूरा फ्रीज हो गया, प्रभाव में आया। अनेक भागों में क्या हिमोड़ के निक्षेपण हुए, ठीक है। निक्षेपण का मतलब डिपोजिशन, हिमोड़ अवरोधों एवं हिमानी के अपरदनात्मक कार्यों से निर्मित गर्तों यानी गड्ढे जो बनते हैं के जल से भर जाने पर अनेक हिमानी झीलों का निर्माण हुआ, ठीक है। कश्मीर में जो है करेवा निक्षेप जो है हिमयुग के दौरान ही हुआ, यानी जो करेवा निक्षेप हुआ, यानी करेवा डिपोजिशन हुआ है, कब हुआ था वो, कश्मीर में जो हिमयुग आया था उस समय ही हुआ था, ठीक है। ये जो यानी हिमयुग यानी करेवा जो होता है, ये मृत्तिका, बजरी, कोलाश्म आदि के मिश्रित निक्षेप हैं, ठीक है। इनका निर्माण सरोवर में, यानी सरोवर समझ गए, तालाब जो होता है, ठीक है, इनका निर्माण सरोवर में हिमानियों के द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से हुआ है। तो हमने यहाँ पे बताया आपको कि करेवा निक्षेप होते क्या हैं और किससे बने होते हैं, तो हमको पता हो गया है कि करेवा निक्षेप कैसे बने हैं। इसको आप अगर चाहें तो फिगर में देख सकते हैं, तो चलिए फिगर में पहले देख लेते हैं, ठीक है। फिगर में देखिए आप पहले, यहाँ पर क्या है, पीर पंजाल की श्रेणी है, ठीक है। जब बर्फ जमेगी, बर्फ क्या करेगा, अपने साथ जो कंकड़ पत्थर होता है वो लेकर के आती है, और यहाँ पे घाटी यानी कि जो निचला क्षेत्र है वहाँ पे आकर के इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। जब क्या है तापमान बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी, तो बर्फ किस में बदल जाएगा, पानी में, यानी जल में बदल जाएगा, तो झील बन जाएगी, ठीक है। जो अपने साथ ये छोटे बड़े आकार के जो पत्थर लेकर के आती है, अवसाद लेकर के आती है, वो यहीं पे इकट्ठा हो जाएंगे, इनके डिपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये करेवा झील बन जाएगी, ठीक है। तो यही होते हैं आपके करेवा निक्षेप। तो आपको समझ में आ गया होगा कि करेवा निक्षेप क्या होता है, ठीक है। और कभी भी आपसे पूछा जाए तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए एक दूसरा यहाँ पे चित्र क्या दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है करेवा निक्षेप में झुकाव पाया जाता है। तो करेवा निक्षेप में झुकाव क्यों पाया जाता है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे बताया जो शिवालिक का निर्माण हुआ, ठीक है। जब यहाँ पे शिवालिक का निर्माण हो रहा था, ठीक है, तो यानी फोर्स ऐसे लग रहा था जिसकी वजह से जो पीर पंजाल की जो श्रेणी है इसमें भी जो है ऊपर की ओर उठान हुआ, यानी कि ये भी जो है थोड़ा उठेगा। अब कोई चीज़ अगर जैसे ऐसे है, ठीक है, इसको ऊपर की ओर फोर्स लगेगा तो ये चीज़ ऊपर उठेगी, तो जो ये इसके साथ में जो मिट्टी होगी, चट्टान होगी, वो भी क्या होगी, तिरछी हो जाएगी। तो वही है कि करेवा के जो निक्षेप हैं उसमें क्या पाया जाता है, झुकाव पाया जाता है, यानी कि एंगल,
यानी कि झुकाव यानी कोण पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब ये तो आपने समझ लिया होगा कि टर्सरी युग में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, हमने तीनों से को देख लिया। ठीक है, अब देखिए जो मध्य प्लेस्टोसीन तथा ऊपरी प्लेस्टोसीन युग में क्या है, भारत में जो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र जलोढ़क मैदान का निर्माण हुआ, यानी कि हम अब बात कर रहे हैं मैदानों की। ठीक है, तो इसी समय यानी कि जो मध्य प्लेस्टोसीन, अब यानी कि आपसे पूछे कोई कि जो जलोढ़ मैदान है आपके, गंगा का मैदान होगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान होगा, सिंधु नदी का मैदान जो है कब बना, तो कब से कब बना है, मध्य प्लेस्टोसीन तथा ऊपरी प्लेस्टोसीन युग में जो है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण जो है प्रायद्वीपीय पठार व हिमालय के जो है मध्य द्रोणी नुमा गर्त में नदियों के अवसाद के निक्षेपण से हुआ है। तो हमने आपको बताया इधर से क्या है, एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, और एक चट्टान इधर है, एक मतलब प्लेट इधर है, इधर कौन सी, यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, इधर कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इधर कौन सी प्लेट है, इंडियन प्लेट है। ठीक है, इंडियन प्लेट हो गई। अब इधर की ओर गति हो रही, बीच में क्या अवसाद है, तो अवसाद क्या हो जाएगा, फोल्ड होकर के ऐसे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर क्या है, इतना फोर्स लगने से यहाँ पे घाटी बन जाएगी, गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, गड्ढा बन जाएगा, यानी द्रोणी इसको बोलते हैं। हमने जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी तो वहां पे हमने देखा था, तो इसको क्या बोलते हैं, द्रोणी, यानी गड्ढा बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो द्रोणी है। अब क्या होगा, जब यहाँ पे जो हिमालय क्षेत्र है, यहाँ से बहने वाली जो नदियाँ हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी हैं, तो क्या करेंगे, अपने साथ क्या है, जलोढ़ मिट्टी लेकर के आएंगी। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी को कहाँ छोड़ देंगी, गड्ढे में आके गिरा देंगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर तो उनका वेग तेज है, पानी तेजी से बह रहा है, लेकिन जैसे ही गड्ढे में गिरेंगे आकर के, तो क्या होगा, उनका पानी का वेग क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा बिल्कुल। तो क्या होगा, ये समय के साथ साथ धीरे धीरे गड्ढा भरना स्टार्ट कर देगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि पूरा ये भर गया। ठीक है, जिससे क्या निर्माण हो गया, मैदानों का निर्माण हो गया। ठीक है, जो आप देख रहे हैं गंगा का मैदान, जहाँ पे यूपी पूरा फैला बसा हुआ है, और राजस्थान का एरिया हो गया, बिहार का एरिया हो गया, वेस्ट बंगाल का एरिया हो गया, ये क्या था, एक समय था, ये गड्ढा था, यानी द्रोणी थी। ठीक है, अब ये क्या है, लंबे समय तक जलोढ़ निक्षेपण होने से क्या हो गया, ये भर गए और मैदानों का निर्माण हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैदानों का निर्माण होता कैसा एक्चुअली है। ठीक है, तो बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको बस समझना है थोड़ा, अब आसानी से समझ जाएंगे इसको तो। ठीक है, फिर क्या है, थार मरुस्थल जो है आपका, इसका क्या निर्माण जो है, इसका निर्माण कब हुआ, अभिनूतन। ठीक है, अभिनूतन एवं नूतन। ठीक है, बिल्कुल यानी नया है एकदम। तो अभिनूतन एवं नूतन कालीन जमाव का एक क्या है, दूसरा विस्तार है। इस क्षेत्र की जो है अधिकांश रेत जो है वातोड़ से संबंधित, वातोड़ का मतलब क्या होता है, हवा के साथ उड़ करके आना। ठीक है, जो यहाँ पे रेत पाई जाती है वो वातोड़ से संबंधित है। वातोड़ का मतलब जो यानी कि हवा के साथ रेत बह करके आती है यहाँ पर। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा जो है कच्छ के रण क्षेत्र से उड़ कर रेत का निर्माण होता रहा, यानी कि जो कच्छ का जो क्षेत्र है, तो मानसूनी हवाएं चलती हैं दक्षिण पश्चिम से। ठीक है, ऐसे हवाएं चलती हैं, तो क्या है, जो यहाँ पर जो कच्छ, रन ऑफ कच्छ का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो रेत है वो उड़ करके कहाँ पे जाएगी, जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पे आती है। ठीक है, जिससे यहाँ पर क्या हो, बालू का निर्माण हुआ। ठीक है, बढ़ती शुष्कता, यानी कि वहाँ पे बारिश की एक तो कमी हो रही है, एवं वनस्पति ह्रास। अब बारिश नहीं हो रही तो वहाँ पे वनस्पति में भी कमी हो रही है। ठीक है, तो बढ़ती शुष्कता एवं वनस्पति ह्रास से क्या है, सिंधु नदी के, और इसके साथ ही सिंधु नदी में क्या के मार्ग में परिवर्तन भी हो गया है। ठीक है, यानी कि वो पहले कहीं और बहती थी, बाद में उसका मार्ग परिवर्तित होकर के जो है दूसरा हो गया मार्ग उसका। ठीक है, ये क्या हुआ, टेक्टोनिक एक्टिविटी जो हलचल होती है, ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ऐसा हुआ था। ठीक है, तो सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन से मरुस्थलीकरण को प्रोत्साहन मिला। तो यानी कि यहाँ पे तीन कारण हो गए। पहला क्या बताया, जो हवा जो है रेत में जो उड़ के आ रही हवा के माध्यम से। दूसरा क्या कारण है, मानसूनी पवन है। ठीक है, और तीसरा कारण क्या था कि जो सिंधु नदी है उसका जो मार्ग जो है परिवर्तन हो गया। इसके वजह से क्या हुआ, जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके मरुस्थलीकरण को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, वर्तमान में जो है राजस्थान के अन्य प्रदेशों की तरफ हो रहा है, और जो है वर्तमान में भी ये फैल रहा है। मतलब जो है पश्चिम से पूर्व की, राजस्थान के जो पश्चिम से पूर्व की तरफ ये फैल रहा है, यानी कि मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। ठीक है,
फिर अब अगला क्या देख लेते हैं, लक्षद्वीप का निर्माण। हमने पूरा देख लिया कि कैसे पठार बना, कैसे मैदान बना, कैसे हमने देख लिया कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अब हम देख लेते हैं जो लक्षद्वीप आपका है उसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो लक्षद्वीप के निर्माण को हम देख लेते हैं। तो चौथा युग है, चौथा युग में, ठीक, चतुर्थ युग में जो है हिमानी युग के बाद इसका निर्माण हुआ, यानी कि हिमानी युग जो आया था, ठीक है, उसके बाद। ठीक है, तो चतुर्थ युग में जो है हिमानी युग के बाद इसका निर्माण हुआ है। ठीक, यह मुख्यतः किससे बना हुआ, मूंगे की चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं भारत के जो तटीय क्षेत्र का निर्माण है। तो भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो भी चतुर्थ युग के जलोढ़ के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, यानी जो है जिस समय जो लक्षद्वीप का निर्माण हो रहा था उसी समय जो है इसमें भी जो है भारत के जो तटीय क्षेत्रों का भी निर्माण हुआ था, यानी चतुर्थ युग के आसपास की बात है। ठीक है, ये जो लक्षद्वीप है जो चौथे युग के बाद बना है, और ये जो भारत के जो तटीय क्षेत्र का मतलब इसे आप देखेंगे जो पश्चिमी भारत और पश्चिमी तटीय क्षेत्र यहाँ पे है ये। ठीक है, यहाँ पर जो तटीय मैदान पाए जाते हैं तट के सहारे एकदम, और पूर्वी हो गए आपके तटीय मैदान हो गए। ठीक है, तो पश्चिमी और जो पूर्वी जो तटीय मैदान है इनका निर्माण, इनका टाइम पीरियड पूछे कब हुआ था, तो चतुर्थ युग में हुआ था, चतुर्थ युग में। ठीक है, तो आई हो आपको ये समझ में पूरा आ गया होगा। हमने पूरे भारत का देख लिया यहाँ पर कि कब कौन सी चीज बनी है और कैसे किन चट्टानों से बनी हुई है। अब आपका इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो देखिए यूपी पीसीएस के 2017 में पेपर आया के आप देखेंगे, पेपर उठा के देखेंगे तो पहला क्वेश्चन यही है कि भारत के पठार के, पहला क्वेश्चन क्या आया था कि भारत के पठार के भौमिकीय क्रम एवं संरचना की व्याख्या कीजिए। तो वहाँ पे केवल हमको भारत का जो पठारी क्षेत्र का यानी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसकी बात करनी थी हमको। ठीक है, और जैसा क्वेश्चन आएगा आपको वो उसके अनुसार जो है आपका आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, और वीडियो कैसा बना है ये इस पर भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। और ज्योग्राफी ऑप्शनल का अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8860558530। ठीक है, तो इस पे जो है आप कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेड ग्रुप से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।